सम्मानित अतिथिगण और सामने बैठे और खड़े साथियों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 2 फरवरी 2021 से आजमगढ़ से अमर शहीद जगदेव बाबू के जन्मदिन के मौके से ये प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। ये परिवर्तन यात्रा शुरू करने के पीछे का मकसद है कि इस देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनकी आबादी देश के अंदर आधी से अधिक है। अभी हमारे तमाम साथी वक्ता बोल रहे थे, कोई कह रहा था कि हम 52% है, कोई कह रहा था हम 55% है, कोई कह रहा था हम 60% है, कोई कह रहा था हम 65%। क्यों ये अलग अलग आंकड़े? ये अलग अलग आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि आजादी के 74 साल हो रहे हैं, लेकिन 74 साल की आजादी में देश के अंदर जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर जो देश की आधी से अधिक आबादी है, जिसे आप पिछड़ा वर्ग कहते हो, ओबीसी कहते हो, उसकी गिनती आजादी के 74 साल में नहीं। इसलिए अलग अलग आंकड़े हैं। अगर गिनती हुई होती तो सटीक और सही आंकड़ा मिलता और वही हर वक्ता वही बोलता कि हमारी आबादी इतना है। लेकिन हमें अलग अलग आंकड़े क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि संख्या का पता ही नहीं। 1931 में जब अंग्रेजों का भारत गुलाम था, तब अंग्रेज अलग अलग जातियों की गिनती करते थे और अलग अलग जातियों की गिनती अंग्रेज करते थे तो जो आंकड़ा है उसके हिसाब से जो हमारी आबादी है वो 52% है। लेकिन अगर आज की तारीख में हमारी जनगणना किया जाए तो देश में हमारी आबादी 60% से 65% तक जाने की संभावना है। देश की इतनी बड़ी आबादी, 60 से 65% आबादी लोकतंत्र में बहुत मायने रखती है। क्योंकि पता नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में 31% वोट के आधार पर बनी थी। 31% वोट के आधार पर सरकारें बनती हैं और हमारी आबादी 52%, 60%, 65% है, लेकिन हमारी देश में गिनती ही नहीं। सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी लोकतंत्र में कैसे हो सकती है? ये सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। ये जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, ये केवल जिंदाबाद करने के लिए नहीं निकाली गई। जिंदाबाद तो हमारा तब होगा जब हमारी गिनती होगी। जिंदाबाद तो हमारा तब होगा जब हमारी संख्या के अनुपात में हमको हिस्सेदारी मिलेगी। जिंदाबाद हमारा तब होगा जब हमारे भविष्य का फैसला करने लायक हम खुद बन जाएंगे, तब हमारा जिंदाबाद होगा। अभी तो भविष्य हमारा है, लेकिन हमारे ही भविष्य का फैसला करने का अधिकार हमारे पास में नहीं। हमारे भविष्य का फैसला कभी सोनिया गांधी कर लेती है, हमारे भविष्य का फैसला कभी इंदिरा गांधी कर लेती थी, हमारे भविष्य का फैसला कभी अटल बिहारी कर लेते थे, और आजकल हमारे भविष्य का फैसला मोहन भागवत जैसे लोग कर रहे हैं। भविष्य हमारा है, हमारे ही भविष्य का फैसला करने का अधिकार हमारे पास में नहीं है। इसी को गुलामी कहते हैं, गुलामी और कोई चीज नहीं। अभी हमारे बहुत सारे वक्ता बोल रहे थे कि हम गुलाम हैं, तो आप लोगों को लग रहा हो हाथ में हथकड़ी नहीं है, पैर में बेड़ी नहीं है, ये खुलेआम बोले जा रहे हैं, हम बैठकर सुन रहे हैं। गुलामी कैसे? गुलामी होती तो ये बोल नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते। बोलने और सुनने के लिए भी रुकावट डाली जा रही है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, तो उस अधिकार की वजह से मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वरना ये लोग उसमें भी खलल डालने का काम करते हैं। यहां भी मैसेज दिया गया था कि 144 लागू है, सभा नहीं हो सकती, ऐसा मैसेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 144 के खिलाफ में है और आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन केवल इमरजेंसी में हो सकता है।
नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे मौलिक अधिकार को रोक नहीं सकता। ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिया है। पुलिस वालों की तो कोई औकात है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। पुलिस वालों की औकात नहीं मानता कि हमारा आर्टिकल 19 रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी आर्टिकल 19 इमरजेंसी में ही रोकने का अधिकार है, हमेशा रोकने का अधिकार नहीं। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है, ये जो हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, देश में हमारी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन ये जो बहुत बड़ी आबादी है, इस बहुत बड़ी आबादी के साथ लगातार धोखेबाजी हो रही है। लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है, लगातार हम गुमराह हो रहे हैं और लगातार हमको गुमराह किया जा रहा है। तो हमें जागने की जरूरत है और जागकर अपने लोगों को जगाने की जरूरत है। इसलिए हमको सुनने की ज्यादा जरूरत है। आजादी के 74 साल में हमारी गिनती नहीं हुई। मुझे तो बताने में भी शर्म लगती है कि हमारी गिनती नहीं हुई। देश में इतनी बड़ी आबादी है, गिनती नहीं। क्यों नहीं गिनती हुई? क्योंकि हम केवल माइक पर ही 52% होते हैं। हम केवल मंच पर ही 52%, 55%, 65% होते हैं। जैसे हम चौराहे पर निकलते हैं, हम 52%, 55% नहीं रह जाते। हम कितने हो जाते हैं? आपको प्रैक्टिकल करना है तो चौराहे पर खड़े हो जाओ और चौराहे पर एक एक आदमी को पूछो, क्या हो भाई? तो चौराहे पर आदमी कहता है, ओबीसी के एक एक आदमी को पूछो, जो आता है उसको पूछते रहो, हाँ भाई क्या हो? बोलेगा यादव। चलो वो चला गया। दूसरा आदमी आया, उसको पूछो, हाँ भाई क्या हो? वो बोलेगा मैं पटेल हूं। चलो तीसरा आदमी आया, उसको पूछो, हाँ भाई क्या हो? वो बोलेगा मैं निषाद हूं। चौथा आदमी आया, उसको पूछो, वो बोलेगा क्या हो? बोलेगा हम राजभर हैं। पांचवा आदमी आया, उसको पूछो, वो बोलेगा हम चौहान हैं। अब इसमें ओबीसी कौन है? सवाल तो ये खड़ा हो गया। मंच से तो हम कह रहे हैं हम 52% है, 60% है, लेकिन प्रैक्टिकल में इसमें ओबीसी कौन है, ये सवाल खड़ा हो गया। और जब ये सवाल खड़ा हो गया तो जब हम अपना नेता चुनते हैं तो नेता हम ओबीसी के नाम पर थोड़ा ही चुनते हैं, नेता तो हम जाति के नाम पर चुनते हैं। अधिकार मिला ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए जाति के नाम पर, तो सत्यानाश नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। सत्यानाश ही होगा। जब आप ओबीसी बनोगे तब आप 52% हो, जब आप ओबीसी बनोगे तब आप 60% हो, लेकिन जब आप यादव, कुर्मी, मौर्य, गढ़िया, राजभर बनोगे, निषाद बनोगे, चौहान बनोगे, तब आप 52% नहीं होगे, तब आप कमजोर हो जाओगे, आपकी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। आजादी के 74 साल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि हम ओबीसी नहीं बन पाए। अगर हम ओबीसी बन जाते तो किसी के बाप की औकात नहीं है कि हमारी गिनती नहीं करेगा, और हम खुद ही इस लायक हो जाएंगे कि हम खुद ही गिनती कर लेंगे। इसलिए तो हमने नारा दिया कि जाति आधारित गिनती करो वरना कुर्सी खाली करो। क्यों? क्योंकि अगर ये ओबीसी समाज अपने को ओबीसी समझ लिया तो कुर्सी पर वो लोग बैठेंगे जो बैठे हैं, बैठ पाएंगे। वो तो इसलिए बैठ पाते हैं कि हम अपनी जाति का समझते हैं, और फिर वो एक एक बहुरूपिया आदमी हमारी जाति में भेज देते हैं, और वो जाति का आदमी जाति में आता है और क्या कहता है, सारी जाति के लोग आगे चलेंगे, बस अपनी ही जाति के लोग पीछे रहेंगे। इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो गए। कैसे इकट्ठा हो गए? जैसे भेड़ इकट्ठा होता है वैसे हमारे लोग जाति के नाम पर इकट्ठा। मैं थोड़ा कड़ुआ बोलता हूं क्योंकि मुझे वोट लेना नहीं है, वोट लेने का मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल समाज को जगाने का है। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा है, बुरा लगे तो भी अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल में कड़वी गोली खाने से फायदा होता है। तो अगर किसी को बुरा भी लगेगा तो सोचे, अगर दिमाग पर चोट लगेगी तो आदमी सोचेगा, सोचेगा तो समझेगा, समझेगा तो समाज को फायदा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, जाति में जाति का नेता आता और क्या कहता है, सारी जाति के लोग आगे चले गए, अपनी ही जाति पीछे रह गई है। इकट्ठा हो जाओ। जाति के लोग भेड़ की तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं। अरे पूछते भी नहीं कि कहां ले जा रहे हो भाई, इकट्ठा करके खड्डे में ले जा रहे हो, गड्ढे में ले जा रहे हो, कुएं में ले जा रहे हो, कि काटने के लिए ले जा रहे हो, मारने के लिए ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो बताओ तो। पूछते भी नहीं हो, जाति के नेता के पीछे इकट्ठा हो जाओ। फिर जाति का नेता सोनिया गांधी के पास पहुंचता है,
कहता कितना दे रहे हो? मेरी जाति की इतनी भेड़ इकट्ठा हो गई है मेरे पीछे। आदमी नहीं रह जाता, वो भेड़ हो जाता है, क्योंकि उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो कहता मेरी जाति की इतनी भेड़ इकट्ठा हो गए हमारे पीछे, कितना दे रहे हो? सोनिया गांधी थोड़ा कम रेट लगाती तो अमित शाह के पीछे चला जाता है। बोलता हमारी जाति के इतना लोग इकट्ठा है, सोनिया गांधी इतना दे रही थी, अभी तुम कितना दे रहे हो, तुम बताओ। आपका सौदा हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसी प्रदेश के लोग इस बात को समझेंगे, और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोग ज्यादा ही इस बात को समझेंगे कैसे भेड़ की तरीके से हमारे लोगों को इकट्ठा करके बेचा जाता है। तो ये जो जाति का नशा है हमारे लोगों के ऊपर, ये हमको ओबीसी बनने नहीं दे रहा है, और जब हम ओबीसी बन नहीं पा रहे हैं तो हम अपनी लड़ाई लड़ नहीं पा रहे। तो ये जो जाति का नशा है, ये नशा थोड़ा उतारना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई, जाति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाई। अब आप कहेंगे क्यों नहीं बनाई? अगर आप साहित्य पढ़ो तो साहित्य में पता चल जाएगा कि हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाई, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। अगर हमारे बाप दादा ने जाति बनाई होती तो बनाने वाले लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते कि अपने ही जाति को नीचे रखते, अपने ही जाति को अपमानित करने के लिए रखते? बनाने वाले लोग इतना मूर्ख कैसे हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि बनाने वाले लोग इतना मूर्ख हो सकते हैं कि अपनी ही जाति को नीचे रखेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे बाप दादा ने जाति नहीं बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर है और हमारे लोग नीचे हैं, और प्रतिदिन जाति की वजह से हमारे लोग अपमानित होते हैं। और जिन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई वही हमारे घर में घुस घुस करके जाति के नाम पर गर्व पैदा करते रहते हैं। जाति के नाम पर अब अलग अलग जाति के लोग गर्व पैदा हो गया तो क्या हुआ? यादव जी अलग क्षत्रिय बने घूम रहे, कुर्मी जी अलग क्षत्रिय बने घूम रहे, कुशवाहा जी अलग क्षत्रिय बने घूम रहे, चौहान जी अलग क्षत्रिय बने घूम रहे, प्रजापति तो परम पिता परमेश्वर के ही खानदान के हैं, निषाद जी ने तो भगवान की नैया पाल लगा दिया। अब जब इतना गर्व जाति जाति के नाम पर हो गया तो चौराहे पर अगर यादव जी, कुर्मी जी, मौर्या जी, गरड़िया जी, निषाद जी, केवट जी, भर जी, चौहान जी, सारे लोग अगर इकट्ठा हो गए चौराहे पर तो कौन किसको नमस्कार करे? पहले सवाल खड़ा हो जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है कौन किसको नमस्कार करे? कोई किसी को नमस्कार नहीं करे, क्योंकि सब क्षत्रिय है, सब बड़े, सबकी जाति बड़ी है, और ब्राह्मण किसी को अपने खटिया पर बैठने नहीं देता, उसके लिए फिर सारे नीचे हैं। लेकिन आप अपने लिए तो सब बड़े हैं, अपने से नमस्कार करने के लिए। तो ये जो जाति बनाई, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, और ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए जातियां बनाई, हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए जातियां ब्राह्मणों ने बनाई ताकि हम लोग बटे रहे। वो दिल्ली वाले कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया है। पता चला आप लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है देश में? पता नहीं चला होगा, आपको बता देते। ये 3.5% जो घुसपैठिया लोग हैं, असल टुकड़े टुकड़े गैंग यही है। अगर आप पुराने भारत का नक्शा देखो तो अफगानिस्तान तक भारत है। जब हमारे पुरखों का राज था, अशोका का राज था, तो अफगानिस्तान तक भारत का राज था। आप भारत का नक्शा देखो, अफगानिस्तान तक भारत था। इसको टुकड़े टुकड़े किसने किया? इसको टुकड़े टुकड़े इन्हीं लोगों ने किया। इस देश को टुकड़े टुकड़े करके देश के नक्शे को छोटा किया, और इस समाज को टुकड़े टुकड़े करके 6000 जातियों में बांटा बहुजन समाज को, और 3743 जाति में पिछड़े वर्ग ओबीसी के लोगों को बांटने का काम किया, ताकि हम इकट्ठा ना हो पाए और इकट्ठा होकर के लड़ाई ना लड़ पाए। इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। हमें ओबीसी की पहचान बनानी होगी, और जो नेता ओबीसी की लड़ाई लड़ेगा वही हमारा नेता होगा। हमारी बिरादरी का नेता हमारा नेता नहीं होगा। हमारे घर में पैदा हुआ आदमी भी अगर हमारे विरोध में लड़ेगा, हमारे समाज के विरोध की बात करेगा, वो हमारा नेता नहीं होगा। ये बात तय करनी पड़ेगी। अगर ये बात तय करोगे तब आपकी गिनती होगी। अगर ये बात तय नहीं करोगे तो गिनती नहीं होगी।
अगर ये बात तय करोगे तब संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। अगर ये बात नहीं तय करोगे, जाति जाति के नाम पर नेता बनाते रहोगे, तो समस्या का समाधान नहीं। एक तो जाति का नशा है, दूसरा धर्म का नशा है। वो और बड़ा बहुत ज्यादा सर चढ़ के बोल रहा है। अब जिस धर्म ने हमको नीच बनाया, जिस धर्म ने हमको नीच बनाया, उस धर्म का नशा हमको बड़ा अजीब बात है, समझने। और दूसरा धर्म का नशा है। जब 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि जब देश में शेड्यूल कास्ट के आदमी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है, जब देश में शेड्यूल ट्राइब के आदमी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर ओबीसी की संख्या देश में अगर 52 से 60% है, तो 52 से 60% अगर ओबीसी की आबादी है, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण क्यों नहीं मिला? ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरा सवाल खड़ा हो गया कि जब शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है, तो ओबीसी को क्रीमी लेयर क्यों लगाया गया? क्रीमी लेयर का मतलब क्या है जानते हैं? जिसके पास दांत है उसको चना नहीं दिया जाएगा, जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चना खा नहीं सकता है। जिस ओबीसी की इनकम इतनी है कि वो अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ा सकता है, उसको कहा क्रीमी लेयर में आते हो तुमको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जिसकी इनकम ही नहीं है अपने बच्चे को महाविद्यालय विश्वविद्यालय पढ़ाने की, उसको कहा तुम्हारे लिए तो आरक्षण है, लेकिन ना वो पढ़ा पाएगा ना आरक्षण ले पाएगा। आरक्षण ऊपर से भी खत्म हो गया, आरक्षण नीचे से भी खत्म हो गया। ये जो साजिश हुई 1992 में, जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला ओबीसी के विरोध में आया, अगर ओबीसी के लोग इसके बारे में सोचते, लगातार सोचते कि भाई शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं है, मगर ओबीसी को रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर क्यों है? शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिला, आदिवासी की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण मिला, तो ओबीसी की जितनी संख्या है उसको उतना आरक्षण क्यों नहीं मिला? अगर ये सवाल लोगों के दिमाग में चलता, तो सवाल सोचते ओबीसी के लोग इस नतीजे पर पहुंचते कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई, हमारे साथ धोखेबाजी हो गई। और जब इस नतीजे पर पहुंचते कि हमारे साथ धोखेबाजी हो गई, तो फिर वो खोजना शुरू करते कि आखिर ये धोखेबाजी किसने की, इस धोखेबाजी करने से फायदा किसको हो रहा है। और जब ये खोजने की कोशिश करते, तो उनको पता चलता कि देश में जो पिछड़े वर्ग का हक अधिकार है, हक हिस्सा है, उस पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। तो ये धोखेबाजी करने से फायदा ब्राह्मणों को हुआ, इसलिए ये ब्राह्मण लोगों ने हमारे साथ में धोखेबाजी करने का काम किया। और जब ऐसा ओबीसी के लोगों को समझ में आता, तो ओबीसी का मोर्चा ब्राह्मणों के विरोध में खुल जाता कि हमारी जितनी संख्या है उतना हमको दो, और जो हमारे हक अधिकार पर नाजायज कब्जा किए हुए हो वो कब्जा छोड़ो, हमारा हक हमको वापस करो। ये लड़ाई ना छिड़े, इसके लिए क्या किया? आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर, क्योंकि आपको लगता है आरएसएस भाजपा अलग है और कांग्रेस अलग है, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, बाबरी मस्जिद में ताला खुलवाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। क्यों किया? ओबीसी के मंडल की लड़ाई को दबाया जाए। और फिर भाजपा वालों ने रथ यात्रा निकाल दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा, अरे पिछड़े वर्ग के लोगों, बाबरी मस्जिद में जहां राम पैदा हुए थे, बाबरी मस्जिद में जहां राम पैदा हुए थे, वहां तो हम तुम्हारे राम का मंदिर बनाना चाहते, लेकिन ये मुसलमान लोग बनने नहीं देना चाहते। थोड़ा रोको तो मुसलमानों को, देखो तो थोड़ा। तो मुसलमानों को देखने के लिए किसको लगाया?
विनय कटियार को लगाया, कल्याण सिंह को लगाया, उमा भारती को लगाया, परवीर तोगड़िया को लगाया और तमाम लोगों को लगाया, पिछड़े वर्ग के लोगों को लगाया। और तमाम पिछड़े वर्ग के लोग जिनको अपनी लाखों नौकरियों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उन्होंने लाखों नौकरियों की लड़ाई छोड़ दिया और वो मंदिर की लड़ाई में चले गए। 16 नवंबर 1992 को मंडल का फैसला आया था और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। आपके साथ धोखा हो गया। आपको लगा कि आपने मुसलमानों की मस्जिद गिरा दिया, आपने विजय पा लिया, लेकिन आपने विजय कैसे पाई? आपके मंडल की तो सारी नौकरियां चली गई, लाखों नौकरियां आपकी चली गई और अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया। क्या फैसला आ गया? कि वही मंदिर बने। फैसला आया और सरकार ने ट्रस्ट बनाया। किन लोगों की सरकार है? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद गिरवाई उन्हीं लोगों की सरकार है और उन्होंने ट्रस्ट बनाया। तो ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के आदमी को रखा है? क्या हुआ? हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि अरे पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम मंदिर बनाने के लिए जा जरूर रहे हो, लेकिन जब मंदिर बनेगा तो तुम्हें घंटा बजाने की नौकरी पर भी नहीं रखा जाए। चलो विकास पटेल तो अच्छा आदमी है नहीं पिछड़े वर्ग का, वो तो आरएसएस बीजेपी के खिलाफ बोलता है, उसको ना बनाओ। लेकिन परवीर तोगड़िया तो अच्छे आदमी थे, वो भी राम मंदिर का आंदोलन चला रहे थे। विनय कटियार तो अच्छे वाले हिंदू थे, उनको ही बना देते। कल्याण सिंह तो जेल तक गए थे मंदिर आंदोलन में, उनको बना देते। उमा भारती को बना देते। अरे उन्हीं को बना देते जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरवाने का काम किया, उन्हीं को बना देते, लेकिन उनको भी बनाने का काम नहीं किया। जब मुसलमानों से लड़ना हो तब हम नंबर 1 वाले हिंदू हैं। जब मुसलमानों से लड़ना है तब हम नंबर 1 वाले हिंदू हैं, और जब हमारे हक अधिकार की बात आए तब हम हिंदू नहीं है। अब मलाई खाने की जगह पर एक भी ओबीसी को नहीं रखा। मलाई खाने की जगह पर सारे के सारे ब्राह्मण हो गए और ओबीसी वाले जा जाके चढ़ौआ चढ़ाओ और खा के मोटा होगा ब्राह्मण। कभी देखा अपने गाल को? तुम्हारा गाल पिचका हुआ है, तुम्हारे बाप दादा का गाल पिचका हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत करते हो, पैदा करते हो, लेकिन पैदा करने के बाद अच्छा अच्छा खुद नहीं खाते हो, अच्छा अच्छा पंडित जी को खिलाते हो, तो उनका गाल तो निकला हुआ है लाल टमाटर जैसे और तुम्हारा गाल तो पिचका हुआ है। तो सोचो, थोड़ा सोचो, सोचने की जरूरत है। मंडल की लड़ाई ना लड़के कमंडल की लड़ाई में जाने से नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ। मुसलमानों की तो देश भर में लाखों मस्जिदें हैं, एक चली गई तो दूसरी जगह नमाज पढ़ लेंगे, उनका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारी लाखों नौकरियां गई, नुकसान अगर हुआ तो हमारा हुआ, पिछड़े वर्ग के लोगों का हुआ। इस बात को समझने की जरूरत है। हमारा इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके हमारा ही सत्यानाश करने का काम किया। जिसका इस्तेमाल होता है उसका सत्यानाश ही होता है, उसका कल्याण नहीं। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं, जब वो पुष्कर के मंदिर में गए तो उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया। कहा तुम अच्छे वाले हिंदू नहीं हो तो मंदिर में नहीं जा सकते, तुम तो शेड्यूल कास्ट हो। लेकिन जब चंदा लेने की बात आई तो सबसे पहले रामनाथ कोविंद जी से लिया। चंदा देने के लिए रामनाथ कोविंद जी बढ़िया वाले हिंदू हैं, लेकिन मंदिर में जाने के लिए रामनाथ कोविंद जी अच्छे वाले हिंदू नहीं हैं। तो ये जो धर्म का भूत हमारे ऊपर चढ़ा कर रखा हुआ है, ये समझो, ये धर्म एक राजनीति है। ये जो हिंदू धर्म है ये राजनीति है। आप रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, कहीं हिंदू लिखा है? बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, पढ़े होंगे, किसी ने नहीं पढ़ा होगा कहीं हिंदू लिखा है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो रामलीला होता था, आप लोग भी जानते होंगे रामलीला होता था। तो एक आदमी गांव का ही सीता बन जाता था, एक आदमी गांव का ही राम बन जाता था। तो जो सीता आदमी बनता था वो राम बने आदमी को कहता था, हे आर्यपुत्र राम। क्या आपने कभी सुना कि कभी सीता ने ये कहा हो, हे हिंदू पुत्र राम? ऐसा आपने कभी सुना? इसका मतलब क्या है? आप जिसको धर्म बता रहे हो वो धर्म का तो किसी ग्रंथ में नाम ही नहीं है। जब ये सवाल उठने शुरू हो गए तो उन लोगों ने कहा नहीं, सिंधु से हिंदू बन गया,
सिंधु से हिंदू बन गया, क्योंकि जो मुगल लोग थे वो सा का उच्चारण हा करते थे, इसलिए सिंधु से हिंदू बन गया। तो ये बात सही है। शहर का तो शहर ही मुगल लोग कह रहे हैं, हायर नहीं कहा। अगर सा से हा बन गया तो हर जगह सा से हा बन जाता, हर जगह तो सा से हा नहीं बना। इसका मतलब ये साजिश है। मुगलों ने जब जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया। इतिहास का पन्ना पलट कर देख लेना। और कहा हम हिंदू नहीं है, कहा हम हिंदू नहीं है, हम करवर नहीं देंगे। तो कहा हिंदू कौन है? कहा ये लोग हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू पर्शियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हारा हुआ, नीच, कायर, काला, चोर, गुलाम। गूगल पर सर्च करके देख लो। तो ये तो मुगलों ने गाली दिया। और आज जो अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग हैं, जो अपने को बड़का देशभक्त कहने वाले लोग हैं, वो अपने धर्म का नाम ही दूसरों से उधार ले रहे हैं और गाली को स्वीकार कर रहे हैं। और फिर हमारे गली मोहल्ले में आके कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू। ये हिंदू राजनीति कैसे राजनीति आपको बताता। जब इंग्लैंड में वैश्य मताधिकार का आंदोलन चल रहा था तो भारत के ब्राह्मणों की खतरे की घंटी बज गई कि अगर इंग्लैंड में सबको वोट देने का अधिकार हो गया तो भारत में भी सबको वोट देने का अधिकार हो जाए, और भारत में भी सबको वोट देने का अधिकार हो गया तो हमारी संख्या तो देश में 3.5% है, और 3.5% वोट के आधार पर हम गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, गांव में सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, तो देश की पंचायत पर हम कभी भी कब्जा 3.5% वोट के आधार पर नहीं कर सकते। ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई। और जब ये बात ब्राह्मणों को समझ में आई तो ब्राह्मणों ने सोचा फिर क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा इनके बीच में जाना होगा। अगर हम इनके बीच में जाएंगे और ओबीसी के लोगों को कहेंगे अरे भाई शूद्र लोगों, हमने तुमको पढ़ने लिखने के अधिकार से रोका, हमने तुमको धन संपत्ति रखने के अधिकार से रोका, हमने तुम्हारे पुरखे एकलव्य का अंगूठा काटा, हमने तुम्हारे पुरखे शंभूक की हत्या किया, आए पिछड़े वर्ग के शूद्र लोगों, हमने तुमको शूद्र बनाया, गुलाम बनाया, हमको वोट देने का काम करो। तो ब्राह्मणों ने सोचा ऐसा कहने से तो एक भी पिछड़े वर्ग का आदमी हमको वोट देने वाला नहीं है, वोट तो देगा नहीं, और ऊपर से अगर गुस्सा आ गया तो लाठी लेकर के गांव से दौड़ा भी लेगा, तो ये तो खतरे का काम है। अगर शेड्यूल कास्ट की बस्ती में जाएंगे और कहेंगे ए भाई अछूत लोगों, हमने तुमको अछूत बनाया था, गांव के दक्षिण में बसाया था, तुम हमको वोट दे दो, तो वो भी वोट देने वाला नहीं है। अगर आदिवासी लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे ए भाई आदिवासी लोगों, हमने तुमको जंगल में रहने के लिए मजबूर किया, हमें वोट दे दो, वो भी वोट देने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा फिर इनका वोट कैसे लिया जाए, इनका वोट कैसे लिया जाए। तो वोट लेने के लिए हमारे गली मोहल्ले में आ गए और कहने लगे तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। तो हमारे लोगों को लगा अरे यार पंडित जी तो हमारा छुआ नहीं खाते थे, हमारा बनाया नहीं खाते थे, हमको चारपाई पर नहीं बैठने दे रहे थे, अभी हमारे मोहल्ले में आकर कह रहे हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, और दो हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, और इकट्ठा हो जाओ, मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण लड़ाने का काम करते हैं। जैसे जब यादव के घर में पंडित लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं, यादव जी आपका बड़ा लड़का क्या करता है? तो कहते बड़ा लड़का दूध बेचता है। कहते छोटा वाला? कहते नहीं छोटा वाला भी दूध ही बेचता है, बड़ी बेरोजगारी है। अच्छा दोनों दूध बेचते, नौकरी नहीं मिली क्या? बोले नौकरी तो नहीं मिली। बोले व्यापार ही कर लेते। बोले व्यापार कहाँ से पैसे लगते हैं, पैसे है नहीं। बोले यादव जी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, ये क्यों नहीं है पता है? बोले नहीं पता। नहीं पता? अरे वो पटेल जी को देख रहे हो, 3-3 ईंट भट्ठा है उनके पास में, 3 बच्चे हैं, तीनों नौकरी में हैं। यादवों के हिस्से पर पटेलों ने कब्जा कर लिया, पटेल ज्यादा मजबूत हो गए, यादव कमजोर ही रह गए। अब यादव जी बेचारे खुश हो गए कि ब्राह्मण तो हमारी तारीफ कर रहे, पंडित जी हमारा तो फायदे की बात कर रहे। तो उन्होंने दूध दही घी जो खिलाना था खिलाया, और पंडित जी निकले वहां से, फिर गरीब पटेल जी के घर में पहुंचे और कहा बड़ा लड़का क्या करता है? कहा पंडित जी खेती करता है।
कहा छोटा वाला का क्या करता है, कहा वो भी खेती करता है, कहा नौकरी वोकरी नहीं मिली, कहा नहीं नौकरी तो नहीं मिली, कहा क्यों नहीं मिली पता है, कहा नहीं पता है, कहा मुलायम सिंह यादव तो कई बार मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, तो मुलायम और अखिलेश ने मिलकर सारी की सारी जो ओबीसी कोटे की नौकरियां थी वो तो सारा यादवों को दे दिया, तो पटेलों को कहां से मिलेगा, इसलिए तो तुमको नहीं मिलना। अब पटेल जी भी खुश हो जाते हैं, नहीं पंडित जी तो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, वो भी दान दक्षिणा देते हैं, वहां से निकलता है तो राजभर जी के यहाँ कुशवाहा जी के यहाँ पहुंच जाता है। कहता क्या बताएं कुशवाहा जी, यादव और कुर्मी ने मिलकर ना ओबीसी का सारा रिजर्वेशन का फायदा उठा लिया, आप लोग तो पीछे रह गए, सारा फायदा उन्होंने उठा लिया। कुशवाहा जी को भी लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, कुशवाहा जी भी पंडित जी को दान दक्षिणा देते, केवट के यहाँ राजभर के यहाँ आ जाता, कहता यादव कुर्मी कोयरी ने मिल करके सारा ले गया, तो सबको लड़ाने का काम करता है, सबको लगता है ये हमारा हितैषी है और हमारा भाई हमारा दुश्मन है, ऐसी दुश्मनी बनाने का काम। और जब गौतम जी के यहाँ चले गए पंडित जी, तब तो पूछना ही क्या है, पंडित जी दूर से ही बोलते हैं जय भीम गौतम जी, गौतम जी भी खुश हो जाते हैं, पंडित जी जय भीम बोल रहे हैं तो वो भी कहते जय भीम पंडित जी। गौतम जी को लगता है पंडित जी जय भीम बोल रहे, लाओ भाई चारपाई निकाल, चाय बना, पानी ले आ, वो गौतम जी एकदम खुश हो जाते हैं। अब गौतम जी को पता नहीं पंडित जी प्रधानी का चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे जय भीम बहुत जोर से, ये गौतम जी को नहीं पता है राजनीति, गौतम जी तो खुश हो जाते। और जब गौतम जी चाय पानी कराते हैं तो कहते हैं पंडित जी गौतम जी, बाबा साहब अम्बेडकर कितने विद्वान आदमी थे, दुनिया में ऐसा कोई विद्वान आदमी अभी तक पैदा हुआ नहीं, हमने तो मान लिया बाबा साहब अम्बेडकर को, लेकिन गौतम जी यादव लोग कब सुधरेंगे, यादव लोग कब मानेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते ही नहीं, जय भीम बोलते ही नहीं, ये कुर्मी लोग कब समझे, ये मौर्य लोग कब समझेंगे, चौहान राजभर निषाद कब समझेंगे, ये तो समझेंगे नहीं, तुम्हारे यही दुश्मन है, ये समझते नहीं, ये बात जय भीम बोलते नहीं है। और अगर कोई यादव जी जय भीम बोल रहे हैं तो पंडित जी कान में आकर कहते चमार हो गए क्या जय भीम बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा, काल्पनिक बात नहीं बोल रहा हूं, अनुभव होगा, मैं थोड़ा लिखा पढ़ी की कम बोलता हूं, प्रैक्टिकल का ज्यादा बोलता हूं। तो ये जो लड़ाने की बात है, और जब एक जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं क्या कहता, अरे देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ, देश मुसलमानों का गुलाम हो जाएगा। अरे भाई, देश की विधायिका पर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस एक ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी, एक ब्राह्मणों की पार्टी जाती है तो दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी आती है, और दूसरी ब्राह्मणों की पार्टी जाती है तो पहली ब्राह्मणों की पार्टी आती है। मुसलमानों की कोई पार्टी तो दूर दूर तक लाइन में ही नहीं है सरकार बनाने के, और तुम कह रहे हो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा, कार्यपालिका पर। शरद यादव जी राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, कौन कौन लोग कितने परसेंट नौकरियों में है, लिख करके दो। कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार ने लिख कर दिया 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। मतलब कार्यपालिका पर जहां से कानून बनता है वहां ब्राह्मणों का कब्जा, जहां से कानून पर अमल होता है वहां पर ब्राह्मणों का कब्जा। न्यायपालिका, बाबू बनने के लिए, चपरासी बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए परीक्षा की जरूरत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी परीक्षा की जरूरत नहीं है, जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। उनका चाचा जज था, उनका भतीजा जज हो गया, उनका नाना जज था, उनका नाती जज हो गया, उनका बाप जज था, बेटा जज हो गया, वो जज है, उनका भाई जज हो गया। खानदानी जज बने हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मोमबत्ती लेकर के ढूंढो, टार्च लेकर के ढूंढो, जो कहते हैं ना यादवों ने कब्जा कर लिया, ढूंढो ना कितने यादव जज हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। टार्च लेके ढूंढोगे तो इक्का दुक्का नहीं मिलेंगे। भ्रम फैलाया जा रहा है सारा, हमको आपस में लड़ाने के लिए बैकवर्डों को। हमें समझने की जरूरत है, विधायिका पर उन्होंने कब्जा कर लिया,
कार्यपालिका पर उन्होंने कब्जा कर लिया, न्यायपालिका पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अखबार और टीवी चैनल देख लो कितने यादवों के हैं। अगर यादवों के ही नहीं है दूसरे किसके होंगे बैकवर्डों के, सोच लो। अगर यादवों के ही नहीं है दूसरे किसके होंगे बैकवर्डों के, सोच लो। तो किसी के नहीं है, पूरे लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया है। और कब्जा ब्राह्मणों ने किया और हमें कह रहे हैं मुसलमानों का कब्जा हो जाए। तो ये जो लड़ाने की बातें हैं, ये जो हमारे लोगों को मूर्ख बनाने की बातें हैं, ये हमको समझने की जरूरत है। 92 में तो मंदिर की लड़ाई में चले गए, 2011 में जनगणना का मामला खड़ा हुआ। भारत मुक्ति मोर्चा ने देश भर में 51,000 प्रोग्राम लिए और उन प्रोग्रामों की खबर हमारे नेताओं को पहुंची। तो लालू प्रसाद यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने, गोपीनाथ मुंडे ने, रामविलास पासवान ने, तमाम पिछड़े और शेड्यूल कास्ट के नेताओं ने देश भर में पार्लियामेंट को 3 दिन के लिए बंद कर दिया 2011। कहा जानवरों की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। बंद कर दिया पार्लियामेंट। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, बहुत संकट खड़ा हो गया कि अगर जाति आधारित गिनती का समर्थन करें तो खतरा है, अगर विरोध करें तो खतरा है। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। दबाव इतना बन गया था कि मनमोहन सिंह को पार्लियामेंट में कहना पड़ा कि हम जनगणना कराएंगे, मगर कराया नहीं, धोखा किया। तो लोगों ने सोचा रास्ता क्या निकाला जाए। कहा जैसे मंडल के समय में इनको कमंडल में लगा दिया था, वैसे ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तो 2 पिछड़े वर्ग के आदमी को उठाए, एक हरियाणा से बाबा रामदेव को उठाया और दूसरा महाराष्ट्र से अन्ना हजारे को उठाया। एक यादव एक कुर्मी, दोनों को उठाया और दोनों को दिल्ली में ले आए और कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। देश भर की मीडिया इस काम पे लग गई कि देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, जन लोकपाल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पिछड़े वर्ग के लोग तो मीडिया ही देखते हैं। अब मीडिया देख देख के पिछड़े वर्ग के लोगों का भी दिमाग खराब हुआ। अन्ना हजारे ने यह भी घोषित कर दिया, मैं वापस नहीं जाऊंगा अगर जन लोकपाल नहीं आएगा, अपने प्राण त्याग दूंगा लेकिन रामलीला मैदान छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो उस समय 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली में रामलीला मैदान में ही ओबीसी की गिनती के लिए और जाति आधारित गिनती के लिए रैली लगाई हुई थी। तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली, गिनती का मामला है। तो पिछड़े वर्ग के लोग हमको कह रहे थे अरे पटेल जी, बेचारा अन्ना हजारे राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी धरती पर आया और उसके भी प्राण खतरे में है। जब लोकपाल नहीं आएगा तो अपना प्राण त्याग देगा, पहले उसके प्राण बचा लेते हैं, बाद में जनगणना का मामला देख लेंगे। तो हमने उस समय अपने लोगों को कहा था कि पिछड़े वर्ग के लोगों, जिस दिन तुम्हारी गिनती का मुद्दा दब गया उस दिन अन्ना हजारे अखबार के पन्ने से गायब हो जाएगा। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, अन्ना हजारे भी किसान है। किसान आंदोलन के लोग ढूंढ रहे हैं टार्च लेके कि अन्ना हजारे किधर है, भाई ढूंढो थोड़ा अन्ना हजारे किधर है। ढूंढने से अन्ना हजारे नहीं मिल रहा है। आपके मुद्दे को बार बार डाइवर्ट किया जाता है क्योंकि आप अपने मुद्दे पर सतर्क नहीं। मंडल कमीशन से जो पिछड़े वर्ग की लीडरशिप तैयार हुई थी, मंडल कमीशन के आंदोलन से, उससे ब्राह्मण बहुत भयभीत थे कि एक मंडल के आंदोलन में लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और जैसे तमाम पिछड़े वर्ग के नेताओं को जन्म दिया मंडल आंदोलन ने, कहीं ये जाति आधारित जनगणना का आंदोलन भी किसी पिछड़े के नेता का जन्म ना दे दे या तमाम पिछड़े के नेताओं को जन्म ना दे दे। इसलिए क्या किया, इसलिए नरेंद्र मोदी को आगे किया। कहा मैं पिछड़ा हूं, कहा मैं चाय बेचने वाला हूं, कहा मैं नीच जाति का हूं। तो हमारे ओबीसी के लोगों ने सोचा कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का आदमी, अपना आदमी, चाय बेचने वाला है, गरीब है, मतलब हम भी गरीब है, नरेंद्र मोदी भी गरीब है। कहा नीच जाति का हूं तो ब्राह्मणों ने हमको नीच बनाया, नरेंद्र मोदी को भी नीच बनाया, तो अपना ही आदमी है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो ओबीसी की गिनती को रोक दिया। 314 बच्चे जो आईएएस का एग्जाम पास किए थे यूपीएससी का, उनकी नियुक्ति क्रीमी लेयर का नियम बदल करके रोक दिया।
पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप को लगभग बंद कर दिया और पिछड़े वर्ग को बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने सारे फैसले पिछड़े वर्ग के विरोध में लिए। उसका कारण यह है कि असल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाया हुआ है। हम देखते हैं तो हमें नरेंद्र मोदी दिखता है, लेकिन पीछे से आरएसएस के लोग सारा कार्यक्रम चला रहे हैं, इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। 2017 में केशव मौर्य का नाम हाईलाइट किया, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और मौर्य को उप बना करके चुप कर दिया। और योगी आदित्यनाथ ने इतने सार पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए, इतने सार पूरे उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए कि सार किसानों की फसल खा रहे हैं। दिल्ली में किसानों को मारने का काम केंद्र सरकार कर रही है, यूपी में किसानों को मारने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। किसान मारे जा रहे हैं, पिछड़ों के फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं, पिछड़ों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर ये सारी बातें हो रही है तो इन सारी बातों को हमको समझने की जरूरत है और समझ करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है। और अब इस देश में एक ही लड़ाई होगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई होकर रहेगी और इसको कोई रोक नहीं सकता। बस एक काम आप लोगों को करना है, जो बातें आप यहाँ सुन रहे हो यही बातें आपको गांव-गांव में जाकर बताना है। अगर ये बातें आप गांव-गांव में जाकर बताते हो तो इस लड़ाई को आप मजबूत कर सकते हो। सरकार बेचने में लगी है, सारी कंपनियों को बेचने में लगी है, सारे डिपार्टमेंटों को बेचने की लगी है। किसान अपनी जमीन नहीं बेच रहा था तो जबरदस्ती से किसानों की जमीन पूंजीपतियों को देने में लगी है। आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया निजीकरण में, आपकी शिक्षा खत्म हो गई। प्राइमरी स्कूल में बच्चा कक्षा 8 पास कर जाता है, माँ बाप का नाम नहीं लिख पाता है। एजुकेशन खत्म हो गई, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन इतनी महंगी हो गई कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता। आपके सत्यानाश का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए इसे इलेक्शन की लड़ाई मत समझो। ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये जनरेशन की लड़ाई है। आपके सामने विकल्प है कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को गुलाम बनाना चाहते हो या फिर आजाद करना चाहते हो। अगर आजाद करना चाहते हो तो जुट जाओ इस अभियान में। आरएसएस के लोग जहर फैला रहे हैं, जहर को रोकना है। तो जो इस मंच से बातें कही गई वो दवा है, इस दवा को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाओ। आरएसएस को रोक ले जाओगे तो इसको रोकने का काम करो, अपनी आने वाली जनरेशन को की गुलामी को रोकने का काम करो और अपनी आने वाली जनरेशन को आजाद करने के लिए आप इस बात को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोगों ने इस यात्रा का स्वागत किया, समर्थन किया और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुना। इसके लिए आभार, धन्यवाद। आप सभी को जय हिंद।